आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार सबसे पहले तो यूपीएससी के कोर्स हमारे शानदार कोर्सेज है, गजब का कंटेंट है, बहुत ही कम दामों में। लेकिन ये स्पेशल ऑफर 21 तारीख को खत्म हो जाएगा, यानी कि कल। तो आज ही स्टडी ग्लोस मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, कोर्सेज को अवेल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे इब्राहिम राइसी की। ईरान के अगले राष्ट्रपति होने वाले हैं। ये कौन है इस लेक्चर में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, ग्रोथ एकदम रुक सी गई है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ऐसा मत करो। इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे हो। तो राइसी कौन है? राइसी फर्स्ट केम टू प्रोमिनेंस व्हेन ही बिकेम द प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ कराची 1980। देखो 14 दिसंबर 1960 में इनका जन्म हुआ, 1960 में। ठीक है, इब्राहिम राइसी नाम है इनका। ईरान का पहले इतिहास देख लो, आपको पता ही है। ईरान, पर्शियन रेवोल्यूशन, ईरान को पर्शिया बोला जाता था, मतलब पर्शियन रेवोल्यूशन बोल रहा हूं। बहुत बड़ा एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सब। ईरान जो है, ईरान का कल्चर बहुत बड़ा है, शानदार कल्चर रहा है। और ईरान का कल्चर इज द ओल्डेस्ट। भारत और ईरान के रिश्ते बहुत बढ़िया। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी। फिर उसके बाद एम्पायर्स बने यहाँ पे। पर्शियन एम्पायर बहुत बड़ा था, ग्रीक एम्पायर के साथ हमेशा लड़ता रहता था। वो 300 मूवी नहीं देखी कि नहीं? तो उसमें क्या है कि ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। ठीक है, चीजें आगे बढ़ते रही। ठीक है, अब पर्शिया, ईरान जो है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में ही थोड़ा दूर रहा। वेस्ट का ज्यादा कंट्रोल था ईरान में। हालांकि 1935 में पर्शिया का नाम ईरान हो गया। यहां पे भी राजा महाराजा का रूल हो गया 1920s के बाद। ठीक है, तो अब धीमे धीमे वक्त आगे बढ़ता है। लेकिन 1979 में ईरान में हो गया तख्ता पलट। ईरान में आ गया रेवोल्यूशन। मैंने टोटल 10 लेक्चर्स लिए हैं ईरान पे, टोटल 8 घंटे का सेशन है, आप देख लीजिएगा। तो ईरान में जब क्रांति आई, कट्टरता आ गई। यहां पे आयतुल्लाह खोमेनी यहां के सुप्रीम लीडर बन गए। अभी तक ईरान वेस्ट के पास था, वेस्ट का काफी हस्तक्षेप था, लेकिन अब वो सब चला गया। अब जैसे ही ईरान में होता है तख्ता पलट, 1979 में रेवोल्यूशन हो गया, पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन का सिलसिला चल गया कि जहां जहां पे भी ये वेस्ट का और ये सब है, हटाओ इन सबको। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ईरान में कट्टरता बहुत टाइम से, 1979 से चली आ रही है। अब भाई 1979 से जब ये सब चीजें हैं, तो अमेरिका और ईरान की उस वक्त से ही ठन गई और वेस्ट से ईरान के रिश्ते खत्म हो गए। ईरान वो हर चीज खत्म कर दिया जिसमें वेस्ट का हाथ था। आप समझे ये बात? वक्त और आगे बढ़ा, ईरान ने अपनी आर्मी बना ली, बहुत कुछ हुआ। ईरान के ऊपर फिर यह आरोप लगा कि यह न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए ईरान पे। फिर हम ये देखते हैं कि बहुत टाइम तक ईरान पे सैंक्शन रहे। ईरान एक तरीके से पूरी दुनिया से क्लोज रहा, लेकिन भारत और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे थे। भारत ईरान से तेल खरीदता था। भारत ईरान पे, आपको पता ही है, चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है भारत। लेकिन अभी अमेरिका से रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं, ये आपको पता ही है। अमेरिका जो है, देखिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे तब तक तो ईरान पे सब सैंक्शंस लगा दिए गए, न्यूक्लियर डील से वो पीछे हट गए। तो आप ये समझिए कि ईरान में कट्टरता रही है, कहने का मतलब ये। और अमेरिका से रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। अभी भी ईरान दुनिया से कटा हुआ है, मतलब मुस्लिम वर्ल्ड के साथ तो है। मिडिल ईस्ट में ईरान बोलता है कि हम लीडर हैं। ईरान, टर्की और सऊदी अरब में काफी ये कोल्ड वॉर टाइप का चलता है कि हम लीडर हैं, हम लीडर हैं। ईरान एक शिया नेशन है, बाकी सऊदी एक सुन्नी नेशन है, आपको पता ही है। शिया सुन्नी में जंग चली रही है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं। तो अब इसमें सईद अल इब्राहिम रासूल सादती हैं, इब्राहिम राइसी जिनको बोला जाता है। तो ये अगले राष्ट्रपति होंगे ईरान के। ठीक है, 3 अगस्त 2021 को ही विल अज्यूम ऑफिस। किसको सक्सीड करेंगे ये? हसन रूहानी। एक ईरान के सुप्रीम लीडर होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं। वो कौन है? वो है आपके आयतुल्लाह खोमेनी। सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, ये तो सुप्रीम लीडर है। दूसरे आपके आते हैं जो प्रेसिडेंट और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हसन रूहानी को ये सक्सीड करने वाले हैं। सुप्रीम लीडर है अली खामेनी इस समय। ओके, तो ये चीज आप थोड़ा सा समझिएगा। अब ये ईरान में से पहले इन्होंने बहुत बड़े बड़े पद संभाले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ ईरान रहे, 7 मार्च 2019 को इन्होंने ऑफिस संभाला। इससे पहले ये प्रोसिक्यूटर थे जनरल ईरान के। देन ये असेंबली में एक्सपर्ट्स रहे, फिर वाइस चीफ जस्टिस ऑफ ईरान रहे। बहुत कुछ, बहुत सारे ऑफिसेस इन्होंने संभाले हैं।
जुडिशियल सिस्टम में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। 2004 से 2014 तक लगातार ये डेप्यूटी चीफ जस्टिस रहे, फिर ये चीफ जस्टिस हुए। कराज में इन्होंने अपना करियर जो है वो शुरू किया था, प्रोसिक्यूटर जनरल थे वहां पे, खाली 20 साल की उम्र में इनको प्रोसिक्यूटर जनरल बना दिया। फिर उसके बाद वही 2004 से लेकर 2014 तक ये फर्स्ट डेप्यूटी रहे, डेप्यूटी चीफ जस्टिस ऑफ ईरान। और उसके बाद ये जनरल ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ ईरान बने, जो कि काफी बड़ी पोस्ट है, अटॉर्नी जनरल टाइप, जैसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है वहां का प्रोसिक्यूटर जनरल, 2014 से लेकर 2016 तक। 2019 में ही वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ ईरान जुडिशरी। ठीक है, अब इनके ऊपर बहुत आरोप लगते हैं। देखिए, जैसे ही ईरान में रेवोल्यूशन आया, तुरंत ईरान इराक वॉर हो गई 1980 से लेकर 88 तक, इसमें कोई नहीं जीता। 88 के बाद इनके ऊपर आरोप ये लगता है कि इन्होंने हजारों हजारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मरवा दिया ईरान इराक वॉर के बाद। समझ रहे हैं? तो ये इनके ऊपर आरोप लगता है। साथ ही साथ अगर हम इनकी बात करते हैं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इनको मेंबर ऑफ डेथ कमीशन आइडेंटिफाई किया है। बहुत सारे एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन ये करते थे। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता था 1988 में उसको गायब कर दिया गया। फिर उसके बाद वहां का जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उनके साथ भी इनके टाइज हैं। कासिम सुलेमानी को जब मारा गया था 2020 में, अमेरिका ने 2020 में मारा था ना, मैंने कवर किया था, बहुत जबरदस्त तरीके का रिस्पॉन्स आया था पूरी दुनिया का। कुछ फोर्स जिसको बोलता है, जिसको अभी अमेरिका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, उनके साथ भी बहुत जबरदस्त टाइज हैं इनके। अब इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ाई की थी, बिल्कुल। 13th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं ये 18 जून को। 7 कैंडिडेट हैं, सईद जलाली, इब्राहिम राइसी, ये सब जितने भी आप दिख रहे हैं, जिसमें से 3 तो ऑलरेडी विड्रॉ कर गए। ईरान इंटरनेशनल की माने तो देयर वर ओवर 59 मिलियन, लगभग 6 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं। समझ रहे हैं? इसमें से 1.39 तो पहली बार वोट करेंगे। ईरान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 8.5 करोड़ के आसपास है। और जो 18 साल से ऊपर हैं, दे आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट। इस बार बहुत सारे लोग अपना वोट नहीं देंगे क्योंकि उनको लगता है कि इलेक्शंस सब बेकार है, धांधली है। जो इलेक्शन, जैसे यहां पे इलेक्शन कमीशन है, वहां पे इलेक्शन वॉचडॉग है, जिसको गार्जियन काउंसिल बोला जाता है। 12 मेंबर्स की पैनल है, जिसमें 6 क्लरिक्स हैं और 6 जूरिस्ट हैं, जो कि अगेन कौन अपॉइंट करता है? सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। तो ये आप समझिए कि ये जितने भी लोग हैं, ये बोलते हैं कि भाई देखो, सत्ता तो इन्हीं के हाथ में है ना, डिसाइड तो यही लोग कर रहे हैं। कोई अच्छा कैंडिडेट है, अगर मान लो कोई, ये इनके हाथ में होता है, जैसे 8 लोग अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हैं तो इनके हाथ में होगा, इनका मन होगा तो किसी को भी सस्पेंड कर देंगे, किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो यही लोगों का मानना है कि ये जो ईरान इलेक्शंस में कैंडिडेट्स हैं, ये तो कमिटीज स्क्रीन करती है, तो गार्जियन काउंसिल का इसमें ज्यादा हस्तक्षेप है, तो हम वोट क्यों दें? हालांकि आयतुल्लाह अली खौमेनी ने बोला है, आयतुल्लाह वहां पे टाइटल है, ठीक है, और खौमेनी जो है वहां पे, मतलब रोहिल्ला खौमेनी थे जब 1979 में रेवोल्यूशन है, अब अली खौमेनी आए हैं। तो इन्होंने यही बोला है कि अपने वोट को कास्ट करो, वोट आओ, वोट मतलब वोटर से बोला है कि आप आओ और वोट दो। हालांकि वोटर टर्नआउट सिर्फ 50% था, जो कि अभी तक लोएस्ट है हिस्ट्री में। टोटल एलिजिबल वोटर्स में से, यानी क्या बताया, 5.5 करोड़ है, खाली लगभग 3 करोड़ के आसपास है, मतलब 50%। आधे लोगों ने वोट ही नहीं दिया, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि इलेक्शंस जो हैं, हम वोट देके करेंगे क्या? सब ताकत तो यहां पे सरकार के हाथ में, हमारा वोट काउंट तो होना नहीं। तो लोगों का यही मानना है कि अगर हम इलेक्शन को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है हम गलत चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे रिलीजियस लॉ चलता है, इस्लामिक स्टेट है ना, तो एक इस्लामिक रिपब्लिक है, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने रिफॉर्मेशन चाहा है कि भैया ईरान को थोड़ा मॉडर्न करो, दुनिया आगे बढ़ रही है, हमको भी आगे बढ़ना है। तुरंत उन कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया इस कमिटी ने। तो लोगों का यही मानना है कि इनको सपोर्ट करने का मतलब है कि हम गलत चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई 7 कैंडिडेट्स है, दे वर अल्टीमेटली अलाउड,
टोटल 600 कैंडिडेट थे, उसमें से 7 कैंडिडेट्स को छांटा है और इसमें से कोई भी पॉपुलर नहीं है। ठीक है, राइसी को ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द फ्रंट रनर। कुछ कैंडिडेट्स को एज की वजह से 40 से 75 साल से ऊपर होनी चाहिए, मतलब सॉरी 40 से 75 साल के बीच में होनी चाहिए, उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। जितनी भी वुमेन कैंडिडेट्स थी उनको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया। प्रेसिडेंट जो है वो शियाइट मुस्लिम होना चाहिए, सुन्नी से नहीं आना चाहिए। 90% जो ईरान की पॉपुलेशन है वो शियाइट है। फिर काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन ने यह भी बोला है कि सबसे बड़ी तो बात यह है ना कि जो इकोनॉमी है दैट इज इंपैक्टेड बाय अमेरिका, तो हमको इकोनॉमी को सुधारना है ना, तो उसके लिए एक तगड़े लीडर की जरूरत पड़ेगी। समझे आप? अब इससे पहले भी राइसी जो है वो इलेक्शन लड़े थे, प्रेसिडेंट 2017 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से लड़े थे ये, लेकिन उस समय ये हार गए थे हसन रूहानी से। ठीक है, 57% हसन रूहानी को, 38% इनको। तो ये चीज है, देखेंगे दोस्तों फिलहाल क्या होता है। अभी सेकेंड टाइम ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ये लड़ रहे हैं और इस बार ये जीत गए हैं, सो ही विल सक्सीड हसन रूहानी। ये लेक्चर था दोस्तों, आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा। हालांकि भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी है, जब तक अमेरिका और ईरान की दुश्मनी है दिक्कत होगी भारत को। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।